हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि आप ही लोगों का डिमांड था, बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने जा रहा है अगस्त में, तो एक बार एक सेशन एक बढ़िया तरीके से करा दिया जाए ताकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हम यही कहेंगे, हम उनके लिए यही कहेंगे हम उनके लिए यही कहेंगे कि अभी का जो टाइम है सिर्फ रिवीजन का टाइम है और सेट लगाने वाला टाइम है, क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम होने जा रही है और जितने भी सीरियस विद्यार्थी हैं वो अपने टॉपिक को और अपने सिलेबस को लगभग समाप्त कर चुके होंगे। तो हम लोग जो सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, इस तरीके से हम लोग MCQ ही करेंगे, ताकि एक प्रश्न से अगर आप एक प्रश्न देख रहे हैं तो कम से कम वहाँ से 20 और 15 से 20 प्रश्न आराम से आपसे बने। अगर प्रश्न उससे रिलेटेड अगर पूछेगा तो निश्चित तौर पे आप बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप अपने साथी और संगियों के बीच में ज़रूर इसे एक बार शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरुआत करते हैं। टाइम पास हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ कम टू द पॉइंट टॉपिक और जो आपके मतलब रिलेटेड है, जिस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, हम सिर्फ उसी पे बात करते हैं, इसलिए हमसे ज़्यादा बकवास नहीं हो पाता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझते चलेंगे, है ना। चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। रटने से बहुत चीज़ें हैं जो गड़बड़ हो जाता है, तो रटेंगे भी नहीं, है ना। चीज़ों को हम लोग समझते चलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, पेन चेंज कर लिया जाए, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की क्या उम्र होती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सेवा यानी कि सेवा समाप्ति की उम्र क्या होती है। ऑप्शन आपको 5 दिए हुए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा 65 वर्ष। इसका आंसर 65 वर्ष हो जाता है, यानी कि 65 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है वो 65 वर्ष माना जाता है। यहाँ पे यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वयं चाहे तो त्यागपत्र दे सकते हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं संविधान के उल्लंघन की स्थिति में या भ्रष्टाचार में संलिप्त की स्थिति में उन पर महाभियोग चलाया जाता है ना, उन पर महाभियोग चलाया जाता है। ये भी देख लीजिए, उन पर महाभियोग, है ना, महाभियोग चलाया जाता है और यह संसद के 2/3 बहुमत से लगाई जाती है। उस स्थिति में राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है ना। उस स्थिति में राष्ट्रपति के पद, जो पोस्ट है जिस पे वो बैठे हुए हैं, उस पद से उनको हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सेवानिवृत्ति के बाद, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, सेवानिवृत्ति के बाद, है ना, सेवा मतलब समाप्ति के बाद किसी प्रकार के न्यायालय में कार्य नहीं कर सकते। अगर इनका रिटायरमेंट हो चुका है 65 वर्ष की उम्र में या सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो भारत के किसी भी न्यायालय में यह कार्य नहीं कर सकते। लेकिन परंतु अगर भारत सरकार कोई आयोग या कोई समिति गठित करती है तब उसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है या उसका सदस्य उनको बनाया जा सकता है। इस स्थिति में यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद वह न्यायालय के किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकते। लेकिन अगर भारत सरकार कोई ऐसा आयोग गठित करती है, देखते होंगे अधिकतर आयोग का जो गठन है उसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं या उस समिति के सदस्य के रूप में मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा इतनी अधिकार है और ये उसके अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नामित होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कितने से कितनी अनुच्छेद में किया गया है।
तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है यह 124 से लेकर के, है ना, 124 से लेकर के 147 आर्टिकल के मध्य में इसका वर्णन किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। अक्सर सवाल पूछता है कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया, किसके समय में हुआ। सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले स्थापना 1774 में होता है। सुप्रीम कोर्ट की सर्वप्रथम जो स्थापना है, अक्सर पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की सर्वप्रथम स्थापना 1774 ईस्वी में होता है कलकत्ता में। कलकत्ता में होता है इसकी स्थापना सर्वप्रथम। सुप्रीम कोर्ट की सर्वप्रथम स्थापना 1774 में कलकत्ता में होता है और उसमें वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कराई जाती है। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में होता है। 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट की स्थापना होती है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट की स्थापना किया जाता है। यहाँ पे एक हाई कोर्ट की। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में होती है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद 1862 में हम लोग देखेंगे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट की स्थापना किया जाता है। कुछ और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पूछा जा सकता है आपसे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है। इम्पॉर्टेंट ही हम लोग सिर्फ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 हो जाएगा, 2,80,000 हो जाता है। अन्य सदस्यों का जो वेतन है, अन्य सदस्यों का वेतन 2,70,000 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने अन्य सदस्य के बारे में बात कर लिए। पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में कुल हो जाएगा 34। एक हो जाते हैं, एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश हो जाते हैं, है ना। अन्य न्यायाधीश हैं 33, इनकी संख्या टोटल मिलाएंगे तो 34 हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीश जिनकी संख्या 33 है उनका वेतन 2,70,000 हो जाता है, 2,70,000 हो जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर अपने पद से त्यागपत्र देना हो तो किसको लिख करके यह अपना पद खाली कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाता है। आपको पता होगा कि 65 वर्ष की उम्र में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। या तो राष्ट्रपति को पत्र लिख करके स्वयं अपना त्यागपत्र दे सकते हैं या संसद के 2/3 बहुमत के आधार पर इन पर महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। और महाभियोग क्यों लगाया जाता है ये भी आप लोग समझे हैं। या तो संसद के उल्लंघन के संबंध में, है ना, संविधान के उल्लंघन की स्थिति में, या अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं वैसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और उनको अपना पद खाली करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है 3 नंबर। पूछा जा रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मेंस में अक्सर सवाल पूछा जाता है ना। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन में दिया हुआ है 4,
है ना। ऑप्शन में क्या दिया है, 4 दिया हुआ। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। तीसरा कि उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। चौथा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। आपका आंसर जो है 3 नंबर जो आंसर है यही होगा, यही होगा, है ना। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। न्यायिक पुनर्विलोकन का ये अर्थ हो जाता है। अच्छा, न्यायिक पुनर्विलोकन की अगर हम लोग बारे में बात करें तो यह न्यायिक पुनर्विलोकन जो है अमेरिका से लिया गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका से लिया जाता है, अमेरिका से लिया जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का जो कॉन्सेप्ट है यह कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया जाता है, यूएसए से। और भारत के संविधान में एकल न्याय प्रणाली की व्यवस्था किया गया। एकल न्याय प्रणाली की व्यवस्था किया गया। न्याय प्रणाली की व्यवस्था किया गया और एकल न्याय प्रणाली की यह व्यवस्था 1935 के अधिनियम से लिया गया है संविधान में। 1935 के एक्ट से ही इसको लिया गया, भारत के संविधान में लिया गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। प्रश्न है यहाँ पे 4 नंबर, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित हो जाता है? तो संविधान पे, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया से, परंपरा हो जाएगा, या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगी, है ना, या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाती है। संविधान से, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया से, या परंपरा से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, और उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता है, एक से अधिक हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है 4 नंबर जो हम लोग देखेंगे उसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर। ये 5वां जो ऑप्शन है यही सही हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख कौन है? बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष, इसका आंसर 2 हो जाएगा, राज्यपाल, है ना। इसका आंसर 2 है, राज्यपाल हो जाता है। राज्यपाल का वर्णन अक्सर हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो राज्यपाल का जो वर्णन है 153 आर्टिकल से लेकर के 159 आर्टिकल के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। राज्यपाल का जो वर्णन है अनुच्छेद 153 से लेकर के 159 के मध्य में इसका वर्णन किया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की मनोनियुक्ति कहें या नियुक्ति, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और देखिए, कहा जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है 3,50,000 हो जाएगा। वेतन भी याद करते चलिए, वेतन कभी कभी पूछा जाता है, 3,50,000, है ना, 3,50,000 इनका वेतन हो जाता है। अगर राज्यपाल को त्यागपत्र देना हो तो जब चाहे राज्यपाल अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, और वो भी राष्ट्रपति के सम्मुख ही अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि प्रश्न इससे और क्या बनाया जा सकता है। आपके लिए आपसे पूछा जा सकता है कि पहला राज्यपाल, भारत का पहला राज्यपाल कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला राज्यपाल अक्सर सवाल पूछा जाता है, बिहार पुलिस में हो सकता है ये सवाल पूछे। प्रथम यानी कि भारत का पहला राज्यपाल कौन हो जाएगा? तो ये सरोजिनी नायडू हो जाती हैं। सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल हो जाएंगे।
प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार पुलिस देने जा रहे हैं, तो हो सकता है ये भी सवाल आपसे पूछे कि बिहार का पहला राज्यपाल कौन है। तो बिहार का पहला राज्यपाल हम लोग देखेंगे, बिहार का पहला राज्यपाल जयराम दास दौलत राम नाम होता है इनका, दौलत राम ये नाम होता है। ये बिहार के पहला राज्यपाल होते हैं जयराम दास दौलत राम, ये पहला राज्यपाल होते हैं बिहार का। और भारत का पहला राज्यपाल सरोजनी नायडू को बनाया जाता है। ये सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों फैक्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, छठा नंबर हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, पूरा डिटेल्स के लिए, कितना डिटेल्स जानिए, ठीक है देखते हैं। चलिए डिटेल्स ही जानिए, आपको डिटेल्स ही जानना है ज़्यादा। चलिए किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। छठा नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। छठा नंबर सवाल है, अब कोशिश करते हैं थोड़ा सा और बताने के लिए, ताकि प्रश्न सिर्फ एग्ज़ाम में पूछने वाले प्रश्न पे ही बात करिए, ज़्यादा इधर उधर से बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। तो चलिए, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। छठा नंबर, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल 153 से लेकर के 159 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। हो सकता है आपसे ये सवाल पूछ दे, आर्टिकल से संबंधित ये सवाल पूछ दे, तो राज्यपाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राज्यपाल का वर्णन 153 से लेकर के 159 के मध्य में इसका जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। 153 अनुच्छेद कहता है, 153 अनुच्छेद कहता है कि राज्यों का राज्यपाल होगा। 153 अनुच्छेद कहता है कि राज्यों का राज्यपाल होगा, राज्यों का राज्यपाल होगा। इसका वर्णन 153 अनुच्छेद में किया गया है। राज्यपाल कभी कभी हो सकता है एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल की पोस्ट संभाल रहे हैं, ऐसा हो सकता है, बहुत बड़ी ये बात नहीं है। और यही जिक्र जो है अनुच्छेद 153 में किया गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। इसका वर्णन 153 अनुच्छेद में किया गया है। 154 आर्टिकल जो है, 154 आर्टिकल है, राज्यपाल को कार्यपालिका की शक्ति इनमें निहित किया गया है। कार्यपालिका की शक्ति इसी तरह याद भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि अगर प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं। कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है, कार्यपालिका की शक्तियाँ 154 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। 154 में, 155 में हम लोग देखेंगे, 155 अनुच्छेद में, तो यहाँ पे देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता आर्टिकल, कभी कभी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो 155 अनुच्छेद में हम लोग देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। और 156 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनकी, यानी कि राज्यपाल की पदावधि का वर्णन भी है। राज्यपाल की पदावधि का, है ना, पदावधि का वर्णन किया गया है। और 157 में हम लोग देखेंगे, है ना, तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अर्हता है, तो योग्यता और अर्हता का भी वर्णन आपको 157 में किया गया है। योग्यता और अर्हता का वर्णन राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, 157 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख 157 में किया गया। चलिए 158 में हम लोग देखेंगे, 158 में, आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पद के लिए जो शर्त है, पद के लिए शर्त, इसका जिक्र किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है यहाँ पर। अनुच्छेद हम लोग 159 देखेंगे
तो 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञान जो है, प्रतिज्ञान का वर्णन मिलता है यहाँ पर, प्रतिज्ञान का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो 153 से लेकर के हम लोगों ने 159 जो आर्टिकल है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा। चलिए 7 नंबर कहता है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के, है ना, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। कौन सा आर्टिकल कहता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत हो जाएगा? तो अनुच्छेद 175 का 2 हो जाता है, 2 के द्वारा, 175 के 2 के द्वारा हो जाएगा। और ये ऐसे प्रश्न जो है हो सकता है आपसे पूछ दे और नहीं भी पूछे। यहाँ देखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हो सकता है आपसे पूछा जा सके। प्रश्न है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का, है ना, राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन कौन सा हो जाता है? उच्च सदन जो है कौन हो जाएगा भारत में? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम पूरा फैक्ट बताएंगे ताकि अगर प्रश्न आता भी है तो आपसे छूटे नहीं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन पूछा जा रहा है। एक उच्च सदन होता है, एक दूसरा निम्न सदन होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्य विधान पालिकाओं में पूछा जा रहा है कि राज्य विधान पालिकाओं में उच्च सदन कौन सा है? आंसर आपका विधान पालिका परिषद हो जाता है, विधान पालिका परिषद हो जाता है, विधान पालिका परिषद हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ। विधान परिषद का गठन 169 आर्टिकल के आधार पर आप देखेंगे तो उसमें इसका वर्णन किया गया है। 169 अनुच्छेद में विधान परिषद का वर्णन किया गया है। पूछा जा सकता है विधान परिषद का जो वर्णन है कितने अनुच्छेद में हो जाएगा? ये विधान पालिका जो परिषद है इसका वर्णन 169 जो है आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। विधान परिषद के गठन, विधान परिषद का जो गठन है, इसकी जो स्थापना है, इसकी शक्ति संसद के पास है। संसद के द्वारा ही विधान परिषद का निर्माण होता है। संसद ही इसका विधान परिषद का निर्माण करती है इसका। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो विधानमंडल, अगर विधानमंडल की हम लोग बात करें, जो विधानमंडल की यहाँ पे बात हो रही थी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस तरीके से संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनती है, उसी तरीके से, उसी प्रकार से ये विधानमंडल जो है, विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद के मिलने से बनती है। कभी कभी किसी राज्यों में, क्योंकि मात्र हम लोग अगर भारत में बात करें तो 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, तो वहाँ पे विधानमंडल जो बनता है उसमें राज्यपाल और दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो विधानसभा हो जाएगा, है ना, विधान सभा हो जाता है। लेकिन जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पे विधान परिषद शामिल हो जाते हैं, विधान परिषद। और यही विधान परिषद जो है, यही विधान परिषद को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, यही विधान परिषद को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। और इसी विधान परिषद को हम लोग अस्थाई सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं यहाँ पे। और इसी को हम लोग इसी विधान परिषद को हम लोग द्वितीय सदन भी कहते हैं, है ना, द्वितीय सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का जो नियुक्ति है, सदस्यों का जो बनाया जाता है, इनका जो कार्यकाल है, यह 6 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, क्योंकि बाकी विधान सभा में सदस्यों की अगर बात करें तो इनका जो कार्यकाल है मात्र 5 वर्ष के लिए है। जिस तरीके से राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है, उसी तरीके से विधान परिषद में भी सदस्यों का जो कार्यकाल है यह 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर
प्रत्येक 2 वर्ष पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य यहाँ से हटाए जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है नियुक्त किए जाते हैं, है ना, नियुक्त किए जाते हैं और हटाए भी जाते हैं, हटाए भी जाते हैं। अगर हम लोग बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की बात करें तो बिहार में विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या 75 हो जाता है, 75 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर ये सवाल यहाँ से। जैसे में अगर हम लोग देखें, पूछा जाता है कि विधान परिषद अभी वर्तमान में कितने राज्यों में है, तो वर्तमान में अगर हम लोग देखेंगे, वर्तमान में पूछा जाता है आपसे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मात्र 6 राज्यों में ही, मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद अभी वर्तमान में लागू है। जैसे आपका बिहार, बिहार में विधान परिषद है, प्लस में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद हो जाता है, महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी आपका विधान परिषद है, और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना और कर्नाटक में भी विधान परिषद है। कर्नाटक और तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना, यानी कि 6 राज्यों में विधान परिषद जो है वह काम करती है, 6 राज्यों में। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इतने सारे फैक्ट में बहुत सारे प्रश्न अगर पूछेंगे भी तो आपसे निश्चित तौर पे बनेगा ही बनेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 9 नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वही प्रश्न है, बिल्कुल वही प्रश्न है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते, किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य जो हैं, क्योंकि राज्य विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते। जब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते तो उनको चुने जाते हैं। प्रश्न यही कहता है कि निम्नलिखित में से बताइए किस श्रेणी से विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है ना, इसकी नियुक्ति नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। उद्योगपति जो है, इसका जो आंसर है यही कहता है, यानी कि उद्योगपति श्रेणी से ये लोग नहीं चुने जाते हैं। मैंने कहा था कि बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 हो जाएगा, 75 संख्या हो जाता है। अब ये सवाल बनता है कि कहाँ से कितने सदस्य चुने जाते हैं। हम लोग 75 यहाँ पे बना भी देंगे कि कहाँ से चुने जाते हैं, 75 हो जाएगा। जैसे हम लोग जिक्र करें तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि विधानसभा से सदस्यों को चुना जाता है, जो विधानसभा से 27 सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद के लिए। विधानसभा से 27 सदस्य जो है, सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद के लिए। दूसरा हो जाता है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से है ना, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यों की संख्या जो है 6 हो जाती है, 6। और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भी सदस्यों की संख्या 6 हो जाती है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि विधानसभा क्षेत्र से 27 सदस्य चुने जाते हैं, और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 6 सदस्य चुने जाते हैं, और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भी 6 सदस्य चुने जाते हैं। स्थानीय प्राधिकार से सदस्यों की संख्या, स्थानीय प्राधिकार से सदस्यों की संख्या 24 हो जाएगी, 24। और राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी संख्या 12 हो जाती है। राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी संख्या 12 हो जाती है। अगर टोटल आप काउंट करेंगे, टोटल आप जोड़ेंगे तो सदस्यों की संख्या 75 हो जाएगी। कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पे 75 हो जाती है। प्रश्न यही कह रहा था, अगर कभी कभी पूछ दे कि विधानसभा से सदस्यों की कितनी नियुक्ति किया जाता है, कितने चुने जाते हैं, कभी पूछ दे कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कितने कितने चुने जाते हैं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कितने होते हैं। प्रश्न कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक संख्या कहाँ से चुने जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि उसके बाद दूसरा स्थान किसका है।
तो इस तरह से अगर याद रखते हैं, उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो डिपेंड करता है आप इसको कैसे समझ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, 10 प्रश्न ही देखते हैं। डिमांड जैसे आप लोग का बढ़ेगा उसी तरीके से हम प्रश्न भी बढ़ा देंगे, है ना, और डिस्कशन एकदम बढ़िया तरीके से। और हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम पर्पस ही है हमारा, प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा टकराए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न बनाएं, आपका स्कोर ज़्यादा हो, यही हम चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, किसके द्वारा? किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन और विधान परिषद को ख़त्म करने की जो शक्तियां हैं किसके पास है ना? तो ये देखिए, केंद्रीय संसद द्वारा, केंद्रीय संसद के पास ये शक्तियां है। विधान परिषद का जो गठन है, विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया जाता है, और जो लोग बनाते हैं वो लोग बिगाड़ भी सकते हैं। याद रखिएगा, कहा जाता है कि जिसे बनाने की, है ना, जैसे महिलाओं में बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिलाएं होती हैं जो क्रिएट कर सकती हैं। क्रिएटर बहुत बड़ा चीज़ होता है, जैसे हम लोग भगवान को सबसे बड़ा अपना सब कुछ मानते हैं, उसी तरीके से महिलाएं हैं, महिलाएं भगवान से बढ़ के होती हैं, है ना। तो लोग बना सकती हैं तो बिगाड़ भी सकती हैं। उसी तरीके से संसद के पास जो शक्तियां प्राप्त हैं बनाने का, और जिसे बनाने की शक्तियां प्राप्त होती है उसको बिगाड़ने, उसको समाप्त करने की भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। और यही प्रश्न है, केंद्रीय संसद के द्वारा, यानी कि राज्यों के बहुमत के आधार पर जब केंद्र में इसका अपील किया जाता है, तब जाकर के संसद के द्वारा विधान परिषद का गठन होता है, और संसद के द्वारा ही विधान परिषद का विघटन भी कर दिया जाता है। आर्टिकल 169 के द्वारा यह किया जाता है। भारत की प्रथम अगर हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? प्रश्न हो सकता है आपसे ये पूछ दे। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी हो जाते हैं। कृपलानी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत का पहला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी हो जाएंगे। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? यह भी सवाल पूछा जा सकता है ना। तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो जाती हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो जाती हैं। तो चलिए हम लोग इसी सेशन को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लोग जैसा आप लोग का डिमांड रहेगा उसी के अनुसार से हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।